आप सबको मेरा नमस्कार। पर्यावरण दिवस की इस दिवस पर आप सबको एक बार फिर शुभकामनाएं कि हम पर्यावरण दिवस पर एक महत्वपूर्ण संकल्प लें और जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं उसके प्रति जो मानव की जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ एक हम केवल इशारा ही नहीं करें बल्कि अपनी रचनात्मक भूमिका देकर इस समाज के लिए और खुद अपने आप के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने देश के लिए, अपने पूरे विश्व के प्राणियों के लिए कुछ न कुछ करने की पहल और उस पहल को साकार करने का रूप आज यदि हम इस पर्यावरण दिवस के माध्यम से मनाने में कामयाब हुए तो शायद मैं समझूंगा कि हमने सब कुछ करने से जो हमारे कर्म हैं उन कर्म को आगे ले जाने के लिए, उसकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए और मानवता की जो सबसे बड़ी मिसाल है उसको प्रस्तुत करने में हम शायद अपना योगदान सुनिश्चित कर सकेंगे। आज जब पर्यावरण की बात हम कर रहे हैं, एक बार फिर पर्यावरण का इशू, पर्यावरण का विषय हम सबके बीच में बहुत ही गहनशील है। जब आज पृथ्वी के उद्भव की बात करें तो 5,000 मिलियन वर्ष पूर्व भारत इस पृथ्वी का जन्म हुआ और इस पृथ्वी के जन्म के बाद लगभग 2500 मिलियन वर्ष लगे जब ये जीवन का प्रारंभ हुआ। और जब जीवन का प्रारंभ हुआ और उससे आज तक की जो जो हमारा समय सारणी है, उस समय सारणी में अगर हम बात करें तो पहले पर्यावरण ने जीवन को बनाने के लिए अपने आप को अनुकूल किया, लेकिन आज पर्यावरण से जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, पर्यावरण अगर नहीं रहेगा तो शायद जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यदि हम बात करें अपनी खाद्य श्रृंखला की तो हम खाना इस प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं और यदि हम उसको पचाने की बात करें या उसके ऑक्सीकरण की बात करें तो भी हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें इस प्रकृति के ही एक मुख्य अवयव के रूप में प्राप्त होती है। तो हमारा जीवन प्रकृति की ही देन है। हमारा जीवन निश्चित तौर पर माँ बाप से आनुवंशिक आधार पर मिला, किंतु इस जीवन को चलाने के लिए प्रकृति का योगदान अविस्मरणीय है। और यदि हम कहें कि इस प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है तो शायद निश्चित तौर पर यह कारगर हो सकेगा। अब हम बात करना चाहेंगे कि जब हम कोविड-19 में हैं तो हमारी जो झकझोरती खाने की व्यवस्था है, हमने खाने की व्यवस्था को बिल्कुल चरमरा दिया है, उसको बिल्कुल बदल दिया है और उस बदलने में हम सब कुछ खाने लगे हैं। या हमारी जो महत्वाकांक्षा है कि हम सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा देश सबसे महत्वपूर्ण है, शायद उसी ने कोविड-19 को जन्म दिया और उस कोविड-19 के जन्म होने से पूरी मानवता प्रभावित हो चुकी है। और 5 जून को जब हम आज इस कोविड-19 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मना रहे हैं तो हम सबको आज इस पर एक बार पुनः अपनी जो आत्मा है, अपनी जो विचार है, अपना जो मस्तिष्क है, उस पर विचारशील होना पड़ेगा कि पर्यावरण को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं और उसके सतत विकास में हम किस तरह योगदान कर सकते हैं। यदि मैं बात करूंगा कि 17,50,000 प्रजातियां पूरे विश्व में अब तक की ज्ञात हैं, उनमें मानव श्रेष्ठ है। लेकिन जैव विविधता न सिर्फ जीवन का आधार है बल्कि हमारे जो विश्व के जो देश हैं उसकी जो 11% इकोनॉमी, आर्थिकी जो है वो जैव विविधता से संचालित होती है। 5 से 30% जो हमारा जीडीपी है, जो पूरे विश्व के भिन्न भिन्न जो देश हैं उनका जो जीडीपी है वो जैव विविधता से संचालित होता है। किंतु हमने समस्याएं लगातार पर्यावरण पर बनाए रखी हैं और उनके निदान की तरफ हम शायद बहुत ही कम अग्रसित हुए हैं। यदि विश्व में आज वायु प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा रोग इस वक्त मानव झेल रहा है और साथ ही जलवायु परिवर्तन एक कठिन चुनौती के रूप में हमारे साथ सम्मुख प्रस्तुत हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से तापीय वृद्धि हुई है तो जो अगर 200 साल पूर्व 280 पीपीएम की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की थी तो आज वो बढ़कर 400 पीपीएम की हो गई है। तो इसे रोकने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हम इसे रोकने के लिए जंगल की आग को रोकना होगा, हमें जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना होगा, पौधारोपण बढ़ाना होगा, पौधों के जो जंगल हैं उनको स्थापित करना होगा और साथ ही जो हमारे कृषि के अवयव होते हैं उनमें आग लगाने की परंपरा को समाप्त करना होगा, उनका रिसाइकलिंग करना होगा, उनका दूसरा उपयोग सुनिश्चित करना होगा। हमें ऐसी सख्त औद्योगिक नीतियां बनानी होंगी जिससे हम अपने पर्यावरण को बढ़ा सकें, हम उसको बचा सकें। कम से कम जिस हालात में पर्यावरण हमें मिला है उस हालात में हम अपने आने वाली जनरेशन को दे सकें, ये हमारा आज का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विश्व में यदि बात करें तो 30% जंगल पाए जाते हैं, किंतु 7.3 मिलियन हेक्टेयर जो जंगल हैं वो प्रतिवर्ष साफ कर दिए जा रहे हैं। तो मानव की महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो जंगलों को काटते जा रहा है।
ट्रॉपिकल जंगल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 15% के आसपास है, लेकिन उसकी संख्या, उसकी जो प्रतिशतता है वो घटती जा रही है। तो ऐसे में जंगल को संरक्षित अगर हम नहीं रख पाए तो शायद पर्यावरण को बचाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब हम जंगलों को काट रहे हैं तो एक तरफ हम जंगल काट रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारी भूमि की उर्वरकता है वो वेस्टलैंड में बदल जा रही है, तो भूमि की उर्वरकता घट जा रही है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? हमें उस भूमि की उर्वरकता को बनाए रखना होगा, उसको हमें संरक्षित करना होगा। इसके लिए फिर एक बार कहूंगा कि सख्त नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है और उसको लागू करना होगा, ताकि हम पर्यावरण के इस मृदा जो कि सोना देने वाली भूमि है वो सोना देते हमको हमेशा अनवरत देते रहे, हमारी भविष्य वाली पीढ़ी को भी देते रहे। तो भविष्य में जो पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह हमें सचेत होना है, मृदा की गुणवत्ता को बचाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष जो है निम्नलिखित हो रही है, वेस्टलैंड में बदल रही है। तो एक बड़ा सेक्टर भूमि का इस वेस्टलैंड में बदल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गंभीर चुनौती है। भूमि को संरक्षित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीव जंतुओं के जो हमारी विभिन्न प्रजातियां हैं, 17,50,000 जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में एक बड़ी संख्या में दुर्लभ कैटेगरी में चली जा रही हैं। तो उन दुर्लभ कैटेगरी में जा रही हैं तो उनकी संख्या घटाने में कौन कामयाब कर रहा है? मानव कर रहा है। तो उनकी संख्या को बचाना है, क्योंकि जैव विविधता को बचाना प्रमुख उद्देश्य आज के दौर में है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जैव विविधता की संख्या को हमें बराबर बनाए रखना होगा। हर जीव जो जैवधारी है, चाहे पौधा है चाहे जंतु है, उसकी इस पर्यावरण को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके लिए हमें केवल पौधे नहीं जंगली जीव जंतुओं को भी हमें बचाना होगा। उनकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनको बचाना होगा। औषधीय पौधों का हम जो दोहन बिल्कुल अनियंत्रित कर देते हैं, उसको शायद एक नियंत्रित तरीके से करना होगा। और जो हम टिम्बर का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, जलौनी लकड़ी का बहुत सारा इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। उसके लिए हमें दोबारा से क्रिएटिव होने की जरूरत है। और IUCN उस तरफ प्रयास करता है, लेकिन प्रयास इतनी बड़ी जनसंख्या के स्तर पर बहुत मामूली सा नजर आता है। और यदि हम इससे भी बड़ी बात करें तो मानव की जनसंख्या जो पृथ्वी में फैल रही है, जो बढ़ रही है, उस पर हम सबकी नजर होनी चाहिए। हम 1.6 बिलियन से आज 7.5 बिलियन हो गए, और 2050 में हमारी जो जनसंख्या है, मानव की जनसंख्या, वो 10 मिलियन लोग इस पृथ्वी पर हो जाएंगे। तो फिर हम ऐसे कितने सारे लोगों को, इंसानों को इस व्यवस्थित कर पाएंगे? तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और इससे न केवल पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, बल्कि जो हमारे जो विभिन्न देश हैं उनके जो आर्थिक तंत्र हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। यार जब हम बात कर रहे हैं जनसंख्या बढ़ने की, तो वर्तमान में भी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चाहे दक्षिण एशिया कहें चाहे पूर्वी एशिया कहें, वहां आज भी पीने की जल की समस्या है। तो हम 2050 के लिए क्या तैयार हैं? 10 बिलियन लोगों को पानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो ये एक कठिन चुनौती है। यदि हम वैश्विक तापक्रम की वृद्धि की बात करें तो 1880 से आज तक 1.7 फ़ारेनहाइट डिग्री के टेम्परेचर की जो तापक्रम की है वो वृद्धि हो चुकी है। और यदि हम पृथ्वी के बर्फ के क्षेत्रों की बात करें तो पृथ्वी में लगभग 10% जो भाग है पृथ्वी का वो बर्फ से आच्छादित है, और इस 10% में 90% अंटार्कटिका में है और 10% ग्रीनलैंड में है। लेकिन मानव ने विकास की दौड़ में अपना जो भूमिका है, उस भूमिका को ऐसे परिवर्तित किया है जहां उसने पर्यावरण की चिंता को छोड़ दिया है, और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, मुझे लगता है कि उसने एक अपना उद्देश्य सा बना लिया है, ताकि वो पैसों के लालच में ये सब काम कर लेता है। लेकिन साथ ही वो ये भूल जाता है कि हमने अगर किसी पर्यावरणीय अवयव को छेड़ा तो उसके दुष्परिणाम सामने आने लगेंगे। यदि मैं यातायात की बात करूं तो यातायात से 26% जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनसे ही प्राप्त होती हैं, जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। साथ ही जो हवाई यात्राएं हैं, जो इस तरह के पैरासोनिक विमान हैं, उनका जो जेट का इमिशंस होता है उससे हमारे ग्रीन जो CFC गैसेस हैं उनका प्रदूषण होता है, जिससे वैश्विक तापक्रम वृद्धि हो रही है, और कार्बन की मात्रा बढ़ने से बर्फ का अत्यधिक गलन हुआ है, और उस गलन से के फलस्वरूप जो है सागर के तटों में वृद्धि की जो ऊंचाई है वो बढ़ी है। तो तलहटी क्षेत्र फिर एक बार कठिन दौर में आने लगे हैं।
यदि हम बात कर रहे हैं इस तरह के तापक्रम वृद्धि और वायु प्रदूषण की, तो आप सबको विदित ही है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां 80% लोग जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं वो वायु प्रदूषण से प्रभावित हैं। तो यानी कि जो जैव विविधता की संख्या है या प्लांट की जो पौधों की संख्या है वो शहरी क्षेत्रों में गिरी है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हमने लगातार किया है, जिससे समस्याएं बढ़ी हैं। ओजोन छिद्र की अगर हम बात करें, ओजोन का कंटेंट कम होने से कैंसर रोग और आंख के रोग बढ़े। तो वहीं महासागर की अम्लीयता बढ़ी और उसके पीएच के मान में अंतर आया है। और जब उसके मान में अंतर आया तो जो महासागर की पारिस्थितिकी है उसमें भी परिवर्तन आने लगा है। इसी तरह हमने ओवर फिशिंग कर दी है। ओवर फिशिंग कर दिया है तो फिश की जितनी संख्या में हमें दोहन करना चाहिए हमने उससे डबल संख्या में दोहन करना शुरू कर दिया। तो ये एक गंभीर समस्याएं हैं। और साथ ही अगर मैं बात कर रहा था कि जनसंख्या वृद्धि की, तो मानव की जनसंख्या बढ़ी है, उससे एक और बड़ी प्रमुख समस्या आई है जिसका ढेर आप पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखने लगे हैं और उनसे निकलने वाले धुएं से आप सब लोग परिचित हैं। तो देखिए जो 4.3 पाउंड प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम कूड़े की बात करें, एक व्यक्ति की कितना कूड़ा करता है, तो 220 मिलियन टन का ढेर इकट्ठा हो जा रहा है और उस ढेर से आप सब लोग परिचित ही हैं। तो हम कृषि कार्यों का अगर बात करें या कृषि के कचड़े की बात करें, जो हमारे केमिकल्स हम लोग कृषि कार्यों में इस्तेमाल करते हैं, या औद्योगिक जो हमारा कचरा है वो सीधे नदियों की तरफ जा रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रयास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया, लेकिन तब भी जो हमारा जो जलीय जीवन है वो हम सबको प्रभावित कर रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और कूड़े का निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। कूड़े के लिए बहुत सारी योजनाएं चली हैं, लेकिन उसके निस्तारण के लिए हम सब लोग कहां हैं? हम लोगों को कटिबद्ध होना पड़ेगा और कटिबद्धता के साथ साथ हमारा जो पर्यावरण है उसको स्वस्थ और स्वच्छ रखना है, तभी हम हमारा देश बेहतर विकास की बात कर सकेगा, बेहतर मानवीय विकास की बात कर सकेगा। तो इन सब के साथ साथ अम्लीय वर्षा में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ी है। तो ये तमाम वो विषय हैं जिनसे हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या पर्यावरण की आ चुकी है। और उस पर्यावरण को यदि हम बचाएंगे तो शायद तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। तो ऐसे में हर विश्व के नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो मानवता के बारे में सोचे, कि मानवता और साथ ही जो हमारे जो अन्य हम जैसे जो अन्य जीवन के प्रतिभागी हैं, यानी कि 17,50,000 जो प्रजातियां हैं, उन सब के बारे में सोचे, उन सबको बचाए। आम जीवन, केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम जीवन के जो लोग हैं जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पर्यावरण दे रहा है। और मैंने बात शुरू की थी कि पर्यावरण के बिना ना केवल हमारा जीवन संभव, क्योंकि खाना हमें इस पर्यावरण से ही मिलता है और उसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तभी हम श्वसन कर पाते हैं, और उसी से ऑक्सीडेशन होता है, उसी से ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम सब लोग एक संरचनात्मक रूप में करें। और निश्चित तौर पर जब आज कोविड-19 से पूरी मानवता प्रभावित है, बड़े बड़े देश इससे प्रभावित हो रहे हैं, हम सब लोग अपना ध्यान रखें और हम सब लोग अपना ध्यान रखें। और वैज्ञानिकों से भी हम विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इसका जो टीका है उसको जल्द से जल्द उतारने की जो भी एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस हैं उस प्रोसेस से लेकर गुजार कर उसको फिर एक बार मानवता जीतेगी, निश्चित तौर पर जीतेगी। कोविड-19 हारेगा, ये सब हम सबका प्रण है। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के इस दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर हम सब लोग आज इस पर्यावरण को संरक्षित करने की शपथ लें, ताकि जिस हाल में पर्यावरण हमें मिला, हम आने वाले भविष्य को भी ये पर्यावरण दे सके, सतत विकास हो सके। और शायद मेरे ख्याल में यही पर्यावरण दिवस को मनाने की सार्थकता होगी। और यदि हम इसको करने में, क्रियान्वित करने में कारगर हुए, तो हम बेहतर कानून बनाने में, सख्त कानून बनाने में कारगर होंगे। और जब हम इस तरफ कारगर होंगे तो निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम है, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाना अनिवार्य है, हम सब लोग कारगर सिद्ध हो सकेंगे। तो मैं आप सबको इस माध्यम से आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि हम विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं। विश्व पर्यवेक्षण की तरफ हमारी क्या पहल हो सकती है, इस तरफ एक विचार कर रहे हैं, और विचार निश्चित तौर पर हम सबको कार्य करने में क्रियान्वित करेगा, ऐसी मेरी सबकी आशा है और ऐसी मेरी सबकी कामना भी है। और यह अनुरोध हम सबका रहेगा कि हम आज 5 जून 2020 के अवसर पर जब हम सब लोग यहाँ पर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो ये निश्चित जाने कि हम पर्यावरण संरक्षण को करेंगे,
सतत विकास की तरफ ले जाएंगे और निश्चित तौर पर कोविड-19 से जीतेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।